अरे जीएस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के पीवाईक्यू में बायोलॉजी का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, बायोलॉजी का। इसके बाद हम लोग फिजिक्स का देखेंगे, फिर केमिस्ट्री का देखेंगे। तो पहले बायोलॉजी का देख लेते हैं। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी रिपीट करेगा बायोलॉजी वाले से, सारे पीवाईक्यू से रिपीट करता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी है? तो लिनियस, लैमार्क, मेंडल, डार्विन। तो डार्विन ने लिखी है, डी आंसर सही है। तो डार्विन ने लिखी थी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना तब पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का कि मानव तंत्र में इंसुलिन इसका चयापचय करता है, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। मानव तंत्र में जो इंसुलिन है किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक अम्ल का। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट का करता है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है क्या है? कौन कौन इसमें? पेनिसिलिन है, एस्पिरिन है, पैरासीटामॉल है, सल्फाडाइजीन है। उपयुक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है एंटीबायोटिक इसमें? तो ई है इसमें। तो उपयुक्त विकल्प में पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अभी इसका आंसर ई सही है, इसका सल्फाडाइजीन और ये दोनों एंटीबायोटिक है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो गेहूँ है, जौ है, चावल है, मक्का है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ई इसका आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सभी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत हैं। ठीक है, तो गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, इसमें सभी कार्बोहाइड्रेट है, मगर इसने मुख्यतः पूछा है तो मुख्यतः में चावल मुख्य होता है। तो सी भी इसका आंसर हो सकता है। सी और ई में कोई भी आंसर हो सकता है इसका। तो मुख्यतः अगर पूछा है तो चावल ही होगा, तो सी आंसर इसका देखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दे रहा है। एक्सप्लेनेशन में दिया है कि उपयुक्त विकल्प में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत जो शब्द पे ध्यान दीजिए, मुख्य स्रोत जो लिखा है। तो 100 ग्राम पके हुए चावल में 25 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर लगा दीजिएगा। मुख्य रूप से जो पूछ रहा है तो चावल लगा दीजिए इसका। नहीं तो कार्बोहाइड्रेट का अगर सोर्स पूछता है तो चारों इसका कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ठीक है, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है कि कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो क्या है कीट संवर्धन? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ए आंसर सही है इसका, ए वाला। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो मेंडल का नियम, जैव विकास का, डीएनए संरचना का, आनुवांशिकता और विचरण का। तो किसका है बताइए? तो आनुवांशिकता और विचरण का, डी आंसर सही है इसका। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एक्सरे का नहीं किया जाता, सूक्ष्म तरंगों का, पराध्वनि तरंगों का, पराबैंगनी किरणों का। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसको पराध्वनि का यूज किया जाता है, पराध्वनिक तरंगों का, अल्ट्रासोनिक वेवों का। कहते हैं सब कि अल्ट्रासाउंड करा के आइए, क्या कहते हैं, सोनोग्राफी करनी है। कोई भी गर्भवती महिला होती है उसको सोनोग्राफी की जाती है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो पराध्वनिक तरंगें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल नहीं है कौन सा? तो आभासी फल किसे कहते हैं? आभासी, मैंने एक वीडियो में बताया था आभासी फल। तो सेब है, अंगूर है, खजूर है, आलू बुखारा है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये सेब जो है ये आभासी फल है, ये सच्चा फल नहीं है। तो हमने बताया था कि जब फल का निर्माण अगर अंडाशय से, ओवरी से होता है तो उसको, ओवरी से जो होता है उसको सच्चा फल कहते हैं। और जो अंडाशय से के अलावा, जैसे कि जिस फल का निर्माण जो अंडाशय के अलावा अन्य भाग भी शामिल हो जाए तो उस फल को फॉल्स फ्रूट या आभासी फ्रूट या असत्य फल कहते हैं। उदाहरण में जैसे सेब है, काजू है, नाशपाती है, पियर वाली नाशपाती, तो उसको कहते हैं आभासी फल होते हैं या असत्य फल कहते हैं हमको। तो ए आंसर इसका ठीक है,
सेब जो आभासी फल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि जब फल अंडाशय से या ओवरी से के अलावा अन्य किसी भाग से शामिल हो जाता है, जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो जाता है तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं, जिनका उदाहरण एप्पल है, काजू है, नाशपाती है। अगला क्वेश्चन है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या हैं? आवृतबीजी हैं, अनावृतबीजी हैं, एक बीजपत्री हैं, द्विबीजपत्री हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बी इसका आंसर होगा, अनावृतबीजी हैं ये लोग। ठीक है, तो बी इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 10वें नंबर क्वेश्चन है कि लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फल है, तना है, जड़ है, फूल है, फूल की कली है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फूल की कली है, डी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए फिर से रिपीट हो गया है। तो शुष्क पत्तियों से, शुष्क तनों से, शुष्क बीजों से, शुष्क पुष्प कली से। तो डी इसका आंसर सही है, शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। पूछ रहा है अदरक तना है, जड़ है, क्योंकि? अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंट नोड होते हैं। ठीक है, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। तो कौन सा सही है? तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड और इंटरनोड होते हैं। तो नोड और इंटरनोड क्या होते हैं देख लीजिए। तो इसका बी आंसर सही है, नोड या इंटरनोड होते हैं इसमें। तो नोड क्या होते हैं? नोड और इंटरनोड का उपस्थिति होने से तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। नोड मतलब कि जहाँ से उसका देखते हैं कभी ज़्यादा दिन तक अदरक को रख दो तो कहीं कहीं से पत्तियाँ और ये सब चीज़ें निकलने लगती हैं उसमें से, तो उसी को नोड इंटरनोड कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परागण की सुपरिभाषा है। तो परागण की सुपरिभाषा क्या है? तो परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। परागकण का अंकुरण है। पराग नली का बीजाणु तक पहुंचना है। कीटों का फलों तक पहुंचना है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका ए सही है कि परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, पादप कली है। तो पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय पत्ती है, एक भ्रूण पोष है, एक बीज है। तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। तो ए इसका सही आंसर है। वनस्पति विज्ञान में अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होते हैं। तो पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सक्यूलेट। तो क्या कहते हैं इसको बताइए? तो हेलोफाइट कहते हैं उनको। जो समुद्री पेड़ पौधे होते हैं हेलोफाइट होते हैं वो। तो समुद्री कह रहे हैं, जो लवणीय भूमि में उत्पन्न होते हैं, नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, उनको हेलोफाइट कहते हैं। इसका सी आंसर सही है, हेलोफाइट। लवण मृदभिद हेलोफाइट उन पादप को कहे जाते हैं जो लवण युक्त जल में पैदा होते हैं। तो समुद्री जल पेड़ पौधे भी इसमें आते हैं, और मैंग्रोव वन भी इसमें आते हैं, और लवणीय मिट्टी में पैदा होने वाले भी इसमें आते हैं। तो ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद, समोद्भिद, ग्लाइकोफाइट, लवण मृदोभिद। तो डी इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऊपर वाला का रिपीटेड क्वेश्चन था 15 नंबर का। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के उपयोग में किया जाता है? तो हृदय है, यकृत है, अग्नाशय है, मस्तिष्क है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसके लिए किया जाता है ये?
तो मस्तिष्क के लिए क्या जाता है, डी सही है इसका। ईईजी की जाती है मस्तिष्क का, जो हेलमेट टाइप का पहना देते हैं उसमें, या फिर उसका करते हैं टेस्ट। 18 नंबर का है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण क्या कहते हैं। मांसपेशियों में जब दर्द होता है तो उसको उपचार के लिए किए जाने वाला जो विकिरण है उसको क्या कहते हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, एक्सरे, उपयुक्त उनसे कोई नहीं है एक से अधिक, तो इंफ्रारेड कहते हैं उसको, इंफ्रारेड, ए इसका सही है। इंफ्रारेड कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन आईआर द्वारा अवरक्त विकिरण का उपयोग करके मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिसका इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित होती है, तो इंफ्रारेड से किया जाता है। ए आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मांसपेशियों में जो इलाज किया जाता है तो इंफ्रारेड से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो क्या है, अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन या बहुगुणसूत्रता। तो क्या है, म्यूटेशन है इसका, सी आंसर सही है इसका। उत्परिवर्तन जो कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं उसको, वही है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है, तो कायिक जनन पे, अलैंगिक जनन पे, और लैंगिक जनन पे, उपयुक्त में सभी। तो किस पे डिपेंड है, तो लैंगिक जनन पे, तो सी इसका सही है। मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए की खोज किसने की थी, तो जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने, ग्रेगर मेडल ने, जोहानसन ने, हरगोविंद खुराना ने, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो किसने की थी बताइए, तो इसका ई आंसर सही है, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। 1953 में डीएनए की खोज जो की थी, सॉरी 1869 में डीएनए की खोज सर्वप्रथम स्विस रसायन शास्त्री थे फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था, मगर जो एक्सरे इसका जो स्ट्रक्चर दिया था, कुंडली नुमा विन्यास जो दिया था, वो दिया था MHF क्लिंसन एंड फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक जो दिया था, ठीक है। डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक बीच में शामिल थे। तो 1953 में इन्होंने डीएनए को बताया था कि कुंडली नुमा इनका विन्यास है, इसकी संरचना कुंडली नुमा है। और डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी, तो याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए, उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो कौन सा जिम्मेदार है बताइए दिमाग लगा के, तो डीएनए है। अगला है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में जमा होती है, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो कौन सा ऐसा कसक है जो कोशिका घटक में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो राइबोसोम है, गाल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, अंतर्द्रवी जलिका है। तो कौन है ऐसा बताइए, तो लाइसोसोम है ये, सी आंसर सही है। लाइसोसोम जो है जीवाणु जो उसमें नष्ट घुसते हैं, सी आंसर सही है इसका। जो हमारे कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है, लाइसोसोम कहलाता है वो। तो लाइसोसोम की खोज ड्यूब ने की थी, ड्यूब द्वारा किया गया। यह झिल्ली से घिरी संरचना होती है जिसमें पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें जीवाणुओं तथा विषाणुओं के प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है। 25वां है, शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है। तो रक्त अल्पता होती है, स्कर्वी होता है, हड्डियां दुर्बलता हो जाती है, त्वचा के रोग हो जाते हैं। उपरोक्तों से कोई नहीं है एक से अधिक, तो रक्त अल्पता होती है, तो ए आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है सॉरी, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 99.6 फ़ारेनहाइट, 97.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 95.6 फ़ारेनहाइट। उपरोक्त से कोई नहीं है एक से अधिक, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जिसका 37 डिग्री आता है टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री होता है। थोड़ा सा इधर उधर होता है तो बुखार आ जाता है लोगों को। 27 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। तो तीसरी आंख किसको कहा जाता है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है, याद रखिएगा इसको। इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पीनियल है, पिट्यूटरी है, मेमोरी है,
अश्रु ग्रंथि है तो पीनियल है, ये इसका सही है। तो जो पीनियल ग्रंथि है ये मस्तिष्क में पाई जाती है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक इसी को कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। जब हम समय से सोते हैं, मान लीजिए अगर 10 दिन लगातार आप 10 बजे रात को सोए हैं, तो जैसे 10 बजेगा आपको तुरंत ही 10 बजे के आसपास नींद आने लगेगी, या सुबह नींद आपको 4 बजे खुलती है, डेली 4 बजे जग जाएंगे। तो इसी कारण होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण पीनियल ग्रंथि होती है, जो ये शरीर की तीसरी आँख कही जाती है। ये एपिथैलेमस के निकट अवस्थित होती है। ठीक है। तो मेलाटोनिन जो होता है नामक हार्मोन जो रिलीज करती है, स्रावित करती है, जो शरीर में जैविक घड़ी के विनियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। यह मानव की सबसे छोटी अंतःग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, इंपॉर्टेंट है। ये पीनियल जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये मेलाटोनिन जो नामक हार्मोन जारी करते हैं, मेलाटोनिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का। 28 नंबर का है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, वो क्या हैं? 28 नंबर का, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं। वर्टिब्रे, कार्पल्स, कार्टिलेज, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 28वें का बताइए कौन सा है? तो इसका जो कार्टिलेज होता है, सी वाला कार्टिलेज होता है, उप अस्थि कहते हैं इसको, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकनी बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपस्थिति इसकी नाक में होती है, कान में होती है, कंठ में होती है और श्वास नली में भी उपस्थित होता है ये। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला लाइकेन के बारे में है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन रहता है इसमें? तो शैवाल और कवक रहते हैं इसमें, ये आंसर सही है इसका। एक रहने का आश्रय देता है, दूसरा उसको भोजन बना के देता है क्लोरोफिल की वजह से। अगला क्वेश्चन है, और ये जो है वायु प्रदूषण के संकेतक भी हैं लाइकेन। तीसरा है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेस से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेस से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। कहाँ बैठती है भाई? पहला है अध स्तर की सतह के समकोण पर, अध स्तर के साथ एक कोण पर, अध स्तर की सतह के समानांतर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो अध स्तर के साथ एक समकोण पर बैठती है, इस वजह से उसको अलग किया जा सकता है एनोफिलीज से। ठीक है। तो मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेस से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अध स्तर के एक कोण पर बैठती है। अर्ध स्तर के एक कोण पर बैठती है, समकोण नहीं है, कोण है। अर्ध स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां हैं। तो क्यूलेस और एनोफिलीज मच्छर की तुलना की गई है, देखते हैं। तो क्यूलेस का जो होता है, इसके अंडे पानी की सतह पर गुच्छों के रूप में पैदा होते हैं। इनके लार्वा नीचे से पोषक प्राप्त करते हैं और इनके पंख पारदर्शी होते हैं। ये दूर तक उड़ने में सक्षम होते हैं और इनके शरीर अध स्तर के समानांतर होता है। ये क्यूलेस के बारे में था। एनोफिलीज के बारे में देखिए, ये अंडे पानी की सतह पर गुच्छों में अलग अलग पैदा होते हैं और एक क्षैतिज पैटर्न में अंडा देते हैं। इनका लार्वा ऊपर से पोषक प्राप्त करता है। इनके पंख धब्बेदार होते हैं। ये लंबी दूरी तक उड़ नहीं सकते। इनके शरीर अध स्तर से एक कोण पर टिका होता है। तो ठीक है, ये दोनों मच्छरों में अंतर था। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है? तो आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, लिम्फोसाइट है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लिम्फोसाइट है, सी इसका आंसर है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट बी, ये लिम्फोसाइट होता है लिम्फो। तो एक होता है बी टाइप का, एक होता है टी टाइप का। तो जो लिम्फोसाइट जो टी होता है, लिम्फोसाइट बी जो होता है एंटीबॉडी बनाता है, और लिम्फोसाइट जो टी है ट्यूमर कोशिका को मारने में मदद करता है। तो ट्यूमर से लड़ता है ये ट्यूमर। ये जो है बैक्टीरियल और कोई भी बाहरी इन्फेक्शन होता है उससे लड़ता है, एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताना है।
तो पहला है मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मांसपेशियों को बहुत कार्य होता है। तो पहला ही इसका गलत है, गलत बताना भी हमको। मांसपेशियाँ जोड़ों में काम करती, ठीक है। सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी हो जाती हैं और सख्त और मोटी हो जाती हैं, तो ये भी बात ठीक है। तो मांसपेशियों का काम कई तरह का है, जैसे सांस लेते हैं हम लोग, सांस लेना, आँख को जो पलक झपकती है वो सब, और इसके अलावा अन्य देख लेते हैं क्या क्या काम है। तो श्वसन में भी काम आती हैं, पाचन में भी काम आती हैं, धड़कन होती हैं, बोलने में भी काम आती हैं। तो मांसपेशियाँ की बहुत ज़्यादा से मांसपेशियों के कार्य हैं। तो मांसपेशियाँ जोड़ी में कार्य करती हैं और सिकुड़ने पर छोटी और मोटी हो जाती हैं, जैसे ऊपर ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असमान रक्त कणिकाओं का बनना शुरू हो जाता है। यह रक्त कणिका कौन सी हैं? WBC हैं, RBC है, प्लेटलेट्स है, सभी हैं? तो बस WBC है। WBC अनियमित रूप से बढ़ना शुरू हो जाता है ल्यूकेमिया में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? बाल में, नाक में, फेफड़ा में, अग्नाशय में, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका ई ऑप्शन सही है। जो उपकला कोशिका है एक पतली झिल्ली होती है जो शरीर के महीन और चिकनी झिल्ली होती है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों पर पाई जाती है। समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों पर पाई जाती है ये, तो उपकला कोशिका होती है। जैसे जीभा पे, वृक्क झिल्ली पे, वृक्क नली पे, लार ग्रंथि पे, श्वेत ग्रंथि पे, अग्नाशय पे, फेफड़ा पे, नाक पे, कान में, सब में पाई जाती है ये। तो अगला क्वेश्चन है कि आंत का ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को नहीं करता, रीढ़ की हड्डी को नहीं करता, शरीर के जोड़ों को नहीं करता, ये आंत को करता है। डी आंसर इसका सही है, आंत को प्रभावित करता है। तो रोग दिए हुए हैं और प्रभावित होने वाले अंग दिए हुए हैं। तो टाइफाइड और हैजा आंत को प्रभावित करते हैं। टीबी, प्लेग और निमोनिया जो है फेफड़े को, टिटनस और कोढ़ जो है तंत्रिका तंत्र को, डिप्थीरिया और काली खांसी श्वास नली को प्रभावित करते हैं। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उर्वरकों, शाकनाशियों तथा पीड़कनाशियों के रूप में रसायनों का अधिक प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाता है। और अगला है कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रण, फार्म अपशिष्ट तथा जैव कारकों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है और एक से अधिक। तो कार्बनिक कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में साथ उगाते हैं। तो डी आंसर इसका सही है, सॉरी डी नहीं, सी आंसर सही है इसका। कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फर्मों, अपशिष्टों, जैव कारकों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है इसमें। तो कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्ट, जैव कारक, इसमें केमिकल का यूज कम किया जाता है। ठीक है, तो रसायन का यूज नहीं किया जाता। कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रण, फार्म अपशिष्ट, जैव कारकों का अल्प मात्रा में नहीं, अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बनिक चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो कौन ऐसी क्रिया है जो कार्बनिक चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो श्वसन, ज्वालामुखी उद्भेद, कार्बनिक पदार्थ का क्षय, प्रकाश संश्लेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन सा है? तो डी है, प्रकाश संश्लेषण जो है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? CO2 को ऑब्जर्व करता है। जो पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो CO2 को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। संवहनी पौधे कौन से होते हैं उनको बताना है। तो काई है, लीवरवर्ट है, हार्नवर्ट है, फर्न है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फर्न है, डी आंसर सही है। संवहनी पौधा होते हैं। संवहनी पौधे क्या होते हैं? तो फर्न एवं अपुष्पकीय संवहनी पौधे हैं। संवहनी पौधे उन पौधों को कहा जाता है जिसमें जल और खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिग्निफिल्ड टिश्यूज पाए जाते हैं। तो जिसमें लिंगनित ऊतक पाए जाते हैं उनको हम संवहनी पौधे कहते हैं। तो उसमें डी आंसर इसका सही है, इम्पॉर्टेंट है ये। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है स्पाइरोगाइरा
स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? भूरा शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल और सफ़ेद शैवाल। तो ये हरा शैवाल का उदाहरण है, सी इसका आंसर सही है। स्पाइरोगाइरा जो है हरे शैवाल का उदाहरण है। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण क्या है? तो डायटम है, राइजोपस है, फ्यूनेरिया है, अमीबा है। तो क्या है बताइए कौन सा इसमें है जो उसका उदाहरण है? तो जो डायटम है, डायटम शैवाल का उदाहरण है, ये आंसर सही है इसका। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, टेनोफोरा है, प्लेटी हेल्मिन्थेस है। तो क्या है? तो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा है। तो संघ आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां जो हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती हैं। तो ये आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो माइकोरिजिकल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थुरिनजिएनिस। तो कौन सा है इसमें? उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसमें जो माइकोरिजियल फंगी जो है ये भी एक जैविक उर्वरक है। अब ब्लू ग्रीन शैवाल ये भी है। तो 1 और 2 है। तो 20 का सही ऑप्शन है, 1 और 2 जो हैं वो जैविक उर्वरक हैं। और माइकोरिजियल फंगी तथा ब्लू ग्रीन शैवाल जो हैं वो जैविक उर्वरक के उदाहरण हैं। जो बैसिलस थुरिनजिएनिस है एक जीवाणु जिसका प्रयोग हम बीटी कॉटन उगाने में करते हैं। बीटी कॉटन में इसका यूज करते हैं हम। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? 43 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में निम्न में से किस पौधे में ने खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया? तो निम्न में से कौन पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रहण करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया? तो मूली है, अदरक है, गाजर है, चुकंदर है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अदरक है। तो अदरक, आलू, शकरकंद जैसे पौधे खाद्य सामग्री को तने में संशोधित या संग्रहित करते हैं। तो तने में करते हैं। तो आलू हुआ, अदरक हुआ, शकरकंद हुआ, ये सब जैसे, और क्या, हल्दी हो गई। ये सब जो आते हैं ये अपने स्टेम को संशोधित किया है इन्होंने। 44वां, मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है कि 20 से 30% पानी होता है, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये सही है, इसका 70% पानी होता है, ये इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, तो पहला 45 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अपक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो ओजोन जो अपक्षय हो रहा है ओजोन परत का ऊपर, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है मानव स्वास्थ्य पे? तो धूप से जलना, सनबर्न, मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, त्वचा का झुलसना। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो धूप से जलना हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा कैंसर, त्वचा मुरझाना, तो चारों हो सकता है। तो ये आंसर सही है, चारों हो सकता है। तो ठीक है। अगला है कुरकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? तो जीरा का है, लौंग का है, हल्दी का है, धनिया का है। तो हल्दी का नाम है वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लोमा, हल्दी का वैज्ञानिक नाम है ये। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 20%, 30%, 40%, 50%। तो बताना है कितने परसेंट होती है। तो 50% होती है। तो वयस्क मानव के हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों का 50% अकेले होती है। ठीक है। तो 206 हड्डियाँ अगर होती हैं तो जबकि प्रत्येक हाथ में कुल 27 और प्रत्येक पैर में 26, तो 30 मान लो 25 मान लो 25 हो गए, 2 25 50 100 हो जाएगा। ठीक है। 106 संख्या हो जाती है, तो 50% के आसपास हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग किसके होता है? ए की कमी से, ए की कमी से, B3 की कमी से, डी की कमी से, B1 की कमी से। तो जो पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा जो होता है विटामिन B3 नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। तो पेलाग्रा रोग में क्या होता है? दस्त होता है, दस्त होता है, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति
का खतरा बढ़ जाता है। तो B3 की कमी से होता है, याद रखिएगा, बी आंसर सही है। कोबालामीन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो सी का नाम है, B12 का नाम है, डी का नाम है, B3 का नाम है। तो साइनोकोबालामीन जो है B12 का नाम है, ये B12, बी आंसर सही है इसका। तो कोबालामीन जो है B12 का नाम है, रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। यह डेयरी उत्पादों, मांस और अंडों आदि में पाया जाता है। 50वां, विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है कि वो विटामिन जो रक्त के थक्का बनने में प्रभावी होता है क्या कहलाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। उपयुक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक। तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के विष प्रतिकारक के रूप में कार्य करता है? तो ये विटामिन के ही होगा, डी आंसर होगा इसका। ए नहीं है, ई नहीं है, डी नहीं है। तो क्या कह रहा है? तो प्रतिस्पंदक विष के विष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अंगे कैल्सिफेरॉल कहा जाता है? कैल्सिफेरॉल कहा जाता है। तो विटामिन D2 को, विटामिन D3 को, B12 को, B6 को, उपयुक्त में से एक से अधिक है कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? तो विटामिन D2 कहा जाता है। ए आंसर सही है, विटामिन D2 कहा जाता है। ठीक है। उसमें क्या होता है? विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो देखते हैं क्या इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो विटामिन D2 को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोली कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडा, जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चे में सूखा रोग या रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। तो कहाँ पे होता है? यकृत में जमा होता है। ए आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 54वां का, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है। 54 का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 54 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेटिनॉल, जीरोपथैलेमिया है, टोकोफेरॉल है, बेरी, साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता, आर्गो कैल्सिफेरॉल जो रिकेट्स। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो टोकोफेरॉल जो बेरी है यही सही सुमेलित नहीं है, रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल नहीं होता। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, ये पहला ही है। रेटिनॉल विटामिन ए को कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। टोकोफेरॉल किसको कहते हैं? टोकोफेरॉल किसे कहते हैं? इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोपथैलेमिया हो जाता है, रोग हो जाता है। साइनोकोबालामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता की कमी होती है। और डी कैल्सिफेरॉल D3 तथा आर्गो कैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चे में रिकेट्स के नामक रोग होता है। बेरी B1 की कमी से होता है, अर्थात थायमीन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरॉल से। थायमीन है इसका नाम, बेरी थायमीन होता है, थायमीन। टोकोफेरॉल जो है, टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन की कमी से विटामिन ई कहते हैं टोकोफेरॉल को, टोकोफेरॉल। ठीक है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है इसका। एक छोटा वीडियो दूंगा मैं, जिसमें विटामिन होंगे और इनके वैज्ञानिक नाम हैं और फिर होने वाले रोग हैं। तीनों एक साइड से एक ही जगह रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है हमको। तो विटामिन B1 संतरा में, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल में, विटामिन ई गेहूं के अंकुरित तेल में,
और विटामिन के जो है अल्फा अल्फा में। तो उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सूर्य के प्रकाश एवं कार्ड यकृत तेल में डी समृद्ध स्रोत है। गेहूं का जो अंकुरित होता है वो विटामिन ई पाया जाता है, ये ठीक है, कार्ड भी ठीक है। जबकि अल्फा अल्फा को विटामिन के की प्रचुर मात्रा होती है, तो ये भी ठीक है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी कुछ मात्रा में प्राप्त होता है, तो ये भी सही है, कुछ मात्रा में B1 भी प्राप्त होता है, तो ई इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो B12 कहते हैं उसको, डी आंसर सही है। कोबालामीन होता है, साइनोकोबालामीन B12। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, तो रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर, तो 5 से 6 लीटर होता है, ए आंसर सही है इसका। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? तो एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, या उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऑक्सीटोसिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है, ये हार्मोन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है। जो हेपेटाइटिस बी का विषाणु होता है उसको कब अपना एक्टिव हो जाता है? तो 42 से 56 दिन, 38 से 180 दिन, और 15 से 20 दिन, एक सप्ताह। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो 20 का सही है। 1 महीने से 3 महीने लगा देता है ये अपना वो करने में, इनका इंक्यूबेशन पीरियड है, और ग्रोथ होने में 3 महीना लग जाता है इसका। तो अब उसके बाद इसके सिम्टम्स समझ में आते हैं। चलिए ठीक है, 60वां नंबर क्वेश्चन है, निश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। तो निश्वसन के समय डायफ्राम क्या हो जाता है? तो समतलाकार, गुम्बदाकार, अविलंबी, तिर्यक। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, तो गुम्बदाकार हो जाता है, फूल जाता है वो, बी आंसर सही है, डायफ्राम फूल जाता है निश्वसन के समय। तो वायुमंडल में शुद्ध वायु का हमारे फेफड़े तक पहुंचना और अशुद्ध वायु का फेफड़े से बाहर निकलने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। यह क्रिया 2 भागों में पूरी होती है, पहला निश्वासन मतलब इंस्पिरेशन, और निश्वसन एक्सपायरेशन। तो निश्वसन एक्सपायरेशन में की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त हवा फेफड़े से बाहर निकलती है। इसमें पसलियाँ और डायफ्राम अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। बस गुदा का आयतन भी फिर से कम हो जाता है। इसके कारण फेफड़े पर दबाव बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में मिलकर शरीर के बाहर निकल जाती है। निश्वसन के समय डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, गुंबदाकार हो जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? वातावरण प्रदूषक मानी जाती है, ऑक्सीजन है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन सी ऐसी गैस है जिसको हम मानते हैं कि प्रदूषक है ये? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मच्छर के जैविक नियंत्रण के रूप में किया जाता है? पहला तेल है, मरहम है, DDT है, ग्यूबीसिया है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ग्यूबीसिया मछली का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। मच्छर मछली के रूप में लोकप्रिय गैम्बूसिया प्रजाति का उपयोग कई देशों में वेक्टर जनित रोगों के संचरण की जांच के लिए जैव नियंत्रक उपाय के रूप में किया जाता है। तो इसका डी आंसर सही है, डी आंसर गैम्बूसिया का यूज किया जाता है। गैम्बूसिया मछली है एक प्रकार का। अगला है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो संधिवात होता है, गुर्दे की विकृति होती है, स्कर्वी होता है, या डिश्वसन तंत्र की बीमारी होती है, तो स्कर्वी होता है, सी आंसर इसका सही होगा, स्कर्वी हो जाता है, त्वचा रोग होता है, ये सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? 64 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य। पहला है ऑक्सीजन का परिवहन करना, बैक्टीरिया का विनाश करना, ऊर्जा का उपयोग करना, रक्त अल्पता का नियंत्रण करना। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका काम है, ए आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए। जब किसी को ब्लड दिया जाता है तो क्या क्या होना चाहिए? तो रक्त न केवल रक्त के प्रकार में इसे बल्कि और क्या होना चाहिए, तो ये बताना है हमको। तो जो RH कारक में भी संगत होना चाहिए। तो RH फैक्टर है,
ये भी संगत होना चाहिए, नहीं तो आदमी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाता। आर एच कारक की खोज जो की थी लैंड स्टीनर और बीनर ने की थी, रिसद बंदर में रक्त में की थी ये। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें आर एच फैक्टर का मैच करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो लैंड स्टीनर और बीनर ने इसकी खोज की थी, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? तो किस जंतु में आरबीसी नहीं पाई जाती? तो मेढक में, केंचुआ में, सर्प में, मोर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस में? तो केंचुआ में आरबीसी नहीं पाया जाता, तो बी आंसर सही है, रेड ब्लड सेल केंचुआ में नहीं पाया जाता। अगला है, तो इसमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है पूछ रहा है। तो रक्त दाब कौन मापता है? तो स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, एममीटर। तो कौन मापता है? तो इस फैग्मोमैनोमीटर मापता है, तो सी इसका सही ऑप्शन है। तो 120 से 80 होता है रक्तदाब जो होता है, रक्तचाप जो होता है 120 से 80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं, पहले में प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है, तथा दूसरे में प्रासरण दाब होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सामान्य तौर पर जो 120 वाला HG होता है, प्रासरण दाब 80 ml होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर से नापता है, तो ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक से कितने मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? तो ब्रिक से प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाह होता है 1 मिनट में, तो ये बताना है हमको। तो 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी, तो 1200 सीसी होता है, तो बी आंसर सही है, याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट पूछ देगा। 1200 सीसी रक्त जो प्रवाह होता है, ठीक है। मानव ब्रिक प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है, 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है ये मानव ब्रिक। इंसुलिन क्या है? वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बताना है कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है, याद रखिएगा, डी आंसर सही है। पैंक्रियाज में बनता है इंसुलिन, अग्नाशय में, एक तरह का प्रोटीन है वो, ठीक है। 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो आरएनए है, इन्वर्टेज है, इंसुलिन है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो कौन सा हार्मोन है इसमें बताना है हमको। तो जो इंसुलिन है वो हार्मोन भी है, सी आंसर सही है इसका, इंसुलिन हार्मोन भी है। तो इंसुलिन प्रोटीन भी है और हार्मोन भी है। तो इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय से स्रावित भाग में लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से एक सूक्ष्म पेप्टाइड या प्रोटीन है ये। तो प्रोटीन और हार्मोन दोनों है, तो उसका ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें इंसुलिन जो है हार्मोन भी है, ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, या इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन है। तो महिला हार्मोन कौन सा है बताइए। तो महिला जो हार्मोन है वो ए वाला है, एस्ट्रोजन जो है महिला हार्मोन है, ए आंसर सही है इसका, एस्ट्रोजन, ए आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है? तो कौन सा है? जो माताएं होती हैं उनके स्तन से दूध जो निकलता है वो किसके कारण होता है? तो एड्रेनल के कारण होता है, थायरॉक्सिन है, प्रोजेस्टेरॉन है, या ऑक्सीटोसिन है। तो डी है, ऑक्सीटोसिन है। इसे ममत्व तो बढ़ता है जब, जैसे देखेंगे आपकी, जैसे ममत्व तो इससे बढ़ता है। छोड़िए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका उपयोग जो होते हैं गाय भैंसों के दूध प्राप्त करने के लिए भी इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे गाय के बछड़े अगर ख़त्म हो गया, भैंस का जो बच्चा है वो ख़त्म हो गया, तो उसको में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है उनको, ठीक है। सब्जियों को जल्दी से बढ़ाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन का यूज किया जा रहा है आजकल। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो टेस्टोस्टेरोन में, एड्रेनल में, थायरॉक्सिन में, इंसुलिन में, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? पहले से थायरॉक्सिन में मिली होती है, सी आंसर इसका सही है। ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है तो आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मस्तिष्क में होती है।
रेलवे की तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा है बीपीएससी, हम क्या बताएं। तो 2022 में पूछा है इसको, मस्तिष्क में होती है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, क्लोरोक्वीन है, पेनिसिलिन है। उपरोक्त में से एक से अधिक है कोई नहीं, तो बताइए कौन सा है, कौन सा उदाहरण है बताइए। तो जो पेनिसिलिन है वही एंटीबायोटिक है इसमें, डी आंसर से ये पेनिसिलिन है। एंटीबायोटिक दवा प्रयोग बैक्टीरिया रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता? चुंबकीय क्षेत्र का, एक्सरे का, रेडियो तरंगों का, गामा का। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो ई है इसमें, एक इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में एमआरआई शरीर के अंगों का चित्र प्रकार करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का, चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद या टोमोग्राफी कहा जाता है। एक्सरे एवं गामा किरणों दोनों ही उच्च आवृत्ति के आयनीकृत विकिरण हैं, जिसका अर्थ है कि इन दोनों में ही किसी परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने हेतु पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई इन दोनों में तकनीकों में किसी आयनकारी विकिरण का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसमें एक्सरे और गामा का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें ए और सी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग का यूज किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से, लोमड़ी से, बकरी से या भेड़ से? तो अंगोरा ऊन के बारे में पूछ रहा है, किससे निकाला जाता है? तो निकाला जाता है खरगोश से। अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है, बहुत महंगा होता है। तो खरगोश, ए आंसर सही है इसका, खरगोश है। अंगोरा ऊन जो है खरगोश से निकाला जाता है। अंगोरा ऊन अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा बकरे से मोहेयर प्राप्त होता है। खरगोश भी होता है अंगोरा, और अंगोरा खरगोश होता है, अंगोरा बकरे भी होते हैं। तो मोहेयर प्राप्त होता है अंगोरा बकरे से। तो ठीक है, ए आंसर सही है इसका। अगला है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पर्णहरिम से, वायुमंडल से, प्रकाश से, मृदा से। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मृदा से प्राप्त करते हैं, डी आंसर इसका सही है, मृदा से प्राप्त करते हैं। तो अगला है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, परऑक्सीसोम में होता है। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, सी आंसर सही है, क्लोरोप्लास्ट में होता है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद क्या है? तो CO2 है, O2 है, ऊर्जा है, शर्करा है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो O2 निकलता है, बी आंसर सही है इसका, ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, परऑक्सीसोम में। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कहाँ पे बदलता है एटीपी में? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलता है, बी आंसर सही है। तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिका है जिसमें पर्णहरिम या क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत कोशिका भित्ति है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, न्यूक्लिक है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो बी आंसर सही है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका स्रोत है। भ्रूण किस में मिलता है? 83 नंबर का क्वेश्चन है कि भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में। तो बीज में मिलता है, सी आंसर सही है, भ्रूण बीज में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर का, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कौन सी है? तो क्विनीन है, सल्फागुआनिन है, क्लोराम्फेनिकॉल है, एस्पिरिन है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन सा है बताइए? तो ई है इसमें क्लोराम्फेनिकॉल जो है एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरिया इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। जबकि सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणु एजेंट के रूप में कार्य करता है।
जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में, तो 2 हैं इसमें, तो इसीलिए ई है। एक से अधिक इसमें जो है जो क्लोराम्फेनिकॉल है और सल्फागुआइडीन है, ये दोनों ही एंटीबायोटिक हैं। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं संक्रमण रोग के। टाइफाइड और कॉलरा किसके उदाहरण हैं? संक्रामक रोग के, वायुजन्य रोग के, जलजन्य रोग के, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जलजन्य रोग के उदाहरण हैं, ये जलजन्य रोग के उदाहरण हैं। सी आंसर इसका सही होगा, इसका आंसर सी होगा, जलजन्य रोग के उदाहरण है। तो टाइफाइड और कॉलरा रोग जो है, टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी है, कॉलरा का कारण जो है विब्रियो कॉलेरी है नामक जीवाणु है। पीने के जल को उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। 86 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्य तौर पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन के बारे में बताइए, तो कौन सा खराब होता है इसमें? तो हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत लीवर खराब होता है, इसमें डी सही है। तो कहाँ पाया जाता है यह विषाक्त खाद्य पदार्थ में? तो यकृत, लीवर एक मुख्य पाचन ग्रंथि है जो कि किसी विषाक्तम एफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। तो एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलिनियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देते हैं। ठीक। 87 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? यकृत में, अस्थिमज्जा में, तिल्ली में, अग्नाशय में, उपरोक्त में से कोई नहीं है। एक से अधिक, तो अस्थिमज्जा में होता है, बी आंसर सही है। लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। तो एक तो अस्थिमज्जा में होता है, इसका और कहीं भी हो सकता है। देखते हैं इसका उदाहरण कौन सा है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मनुष्य की तिल्ली, प्लीहा ग्रंथि या अस्थिमज्जा आदि में, देखिए अब इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में तो होता ही है। तो मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका है, WBC है, जो कि गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के लिए सामंजस्य स्थापित करती है। तो ठीक है, तो ये अस्थिमज्जा में बन सकता है, तिल्ली में बन सकता है, ये याद रखिएगा। तो तिल्ली में बनता है, अस्थिमज्जा में, इसीलिए ई आंसर सही होगा इसका। तिल्ली में भी बनता है, बस अस्थिमज्जा में नहीं बनता, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 88 नंबर क्वेश्चन है कि ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन किससे संबंधित है? तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत ज्वर से। तो ये कर्क रोग से संबंधित है। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कैंसर या कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉक स्कोरमा वायरस नाम दिया गया था। ठीक है, तो ओंकोजीन जो है ये कर्क रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? तो एंजाइम जो लाइपेज है इसका स्रोत है गुर्दा है, अग्नाशय है, यकृत है, हृदय है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अग्नाशय है लाइपेज का। तो हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं, जो लिपिड में पाचन और लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिपिड्स के पाचन में लाइपोज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाला रस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रक्त के संचलन में मदद करता है? तो निम्न में से कौन सा जो है रक्त संचलन में मदद करता है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एरिथ्रोसाइट, रक्त प्लेटलेट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो संचलन में लिम्फोसाइट भी घूमता रहता है पूरे रक्त के साथ साथ, और प्लेटलेट्स भी घूमता रहता है, एरिथ्रोसाइट भी घूमता रहता है। तो ई इसका सही ऑप्शन है। एक से अधिक इसमें लिम्फोसाइट और रक्त प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रक्त संचलन में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन सा नहीं है इसमें बताना है आपको। तो कैल्शियम नहीं होता इसमें, और कार्बन होता है, मैग्नीशियम होता है, हाइड्रोजन होता है। तो इसमें ई आंसर इसका सही है, सॉरी ए आंसर इसका सही है कि कैल्शियम बस नहीं है इसमें, बाकी और सब होते हैं इसमें। ठीक है, पर्णहरित में क्लोरोफिल एक प्रोटीन है, जटिल रासायनिक यौगिक है। यह कण
वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण बनता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी उपस्थित होते हैं। ठीक है। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, बीसीजी जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? छोटी चेचक, टाइफाइड, क्षय रोग, प्लेग। तो किसके यूज में किया जाता है? तो क्षय रोग में किया जाता है। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन है इसमें? तो एक से अधिक इसमें है। तो इसमें रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकीमिया, एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न करता है तथा उसका उपचार भी करता है? तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न करता है तथा उसका इलाज भी करता है? तो तंबाकू है, अल्कोहल है, आयनित विकिरण है, पराबैंगनी किरणें हैं। तो आयनित विकिरण होंगे इसमें, सी आंसर सही है इसका। तो इसमें आयनित विकिरण है, इनसे होता वो भी कर्क रोग भी होता है, उसके इलाज में भी प्रयोग होती हैं। 92 नंबर का है, 92 नंबर क्वेश्चन है, वो 92 कह रहे हैं, 95 नंबर क्वेश्चन है, सहज प्रणाली परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्न में से कौन सा है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है, ये सी आंसर सही है। तो यह सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो थैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस करता है, सेरेबेलम करता है, मेंडुला करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन शरीर के तापमान को करता है कंट्रोल? बताइए। तो हाइपोथैलेमस करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। बी आंसर इसका इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस। 97 नंबर का है कि शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेबेलम। तो हाइपोथैलेमस करता है, सी आंसर इसका सही है। 98 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है जीन के सम्मिश्र ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपरोक्त में सभी से। तो किससे होता है आनुवांशिकता? कैसे पहुंचती है दूसरे बच्चों में? माँ बाप से। तो जीन के मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, उपरोक्त में सभी से पहुंचती है। डी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए को किसके अंतः पात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? तो आर्थर कोरनबर्ग ने, रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने, जोसेफ लिस्टर ने। तो इसको बनाया था आर्थर कोनबर्ग ने, सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया इसको। तो ए आंसर सही है इसका, आर्थर कोनबर्ग ने इसको अंतः पात्र में बनाया। अगला क्वेश्चन है 100वें नंबर का क्वेश्चन है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार मिला है? किसको दिया गया था? तो आर्बिन कार्लसन, जॉन एम एडवर्ड्स, रॉबर्ट वी लफलिन, वाल्टर कोहन, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी में से कोई नहीं। तो आर्विड कार्लसन को दिया गया, ए आंसर सही है। पार्किंसन बीमारी के उपचार में विकास के लिए स्वीडिश जो न्यूरो साइंटिस्ट थे आरबीएस कार्लस को 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 नवंबर। तो कौन सा मनाया जाता है? कौन सा है वो? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। डी आंसर ये इंपॉर्टेंट है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो क्या कहलाता है? तो विषाणु कहलाता है, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेजेस। तो क्या कहलाता है वो? तो सबसे छोटा जो है स्वयं प्रजनन करने में समर्थ है, तो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, सी आंसर सही है इसका।
जीव है जो स्वयं एक प्रजनन कार्य करने में समर्थ है। अगला क्वेश्चन है अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। ए आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में एंजाइम नहीं होता? किसकी कोशिका में एंजाइम नहीं होता? लाइकेन की, विषाणु के, जीवाणु के, शैवाल के, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसके में एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु के, बी आंसर सही है। विषाणु की कोशिकाओं में एंजाइम नहीं होता है, तो वायरस से हुई है। विषाणु शब्द की उत्पत्ति वायरस से हुई है, ठीक है। तो रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल हैं, जो वायरस का जो ऊपरी परत होती है उसकी बात कर रहा है, तो इसमें एंजाइम नहीं होते, ठीक है, वायरस में। अगला क्वेश्चन है बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान जो है इसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत कर रहा है? डेंगू के, पोलिया के, HIV के या फाइलेरिया के? तो किसके लिए कार्य कर रहा है? तो HIV के लिए कार्य कर रहा है। सी आंसर सही है। अगला है डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति बंद हो जाती है, हृदय गति रुक जाती है, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, उपयुक्त में से तीनों एक साथ मौजूद हों, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो डॉक्टर कब किसी को मृत घोषित करता है? तो डी है, उपयुक्त में से तीनों साथ में मौजूद हों। डी है, नाड़ी गति बंद हो गई, हृदय गति रुक गई हो, आँखों की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही हो, तो मृत घोषित कर दिया जाता है। अगला है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अमेरिका में, फ्रांस में? तो सबसे पहले मानव प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सी आंसर इसका सही है। दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियर बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। 108 नंबर क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज फ्लेमिंग ने की थी, लेम्बल ने की थी, टेमिन ने की थी, लियू बेन हुक ने की थी? तो किसने की थी? तो लियू बेन हुक ने की थी। डी इसका सही आंसर है, लियू बेन हुक ने खोज की थी। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? तो किसने शुरुआत की थी पहली बार टीका की? जोसेफ लिस्टर ने नहीं की, रॉबर्ट कोच ने भी नहीं की, एली मेट्सनिकॉफ ने भी नहीं की, एडवर्ड जेनर ने की थी। डी आंसर सही है, एडवर्ड जेनर ने की थी। तो एडवर्ड जेनर ने की थी, इसका डी आंसर सही है, एडवर्ड जेनर ने की थी 1776 ईस्वी में। 110 नंबर क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जाता है? बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जाता है वह है बैक्टीरिया है, वायरस है, परमाणु प्रोटीन है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कौन सा है बताना है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, ए इसका आंसर सही है। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का सामान्यतः जीवाणुओं और बैक्टीरिया का उपयोग करके उपयोगी पदार्थ में उसको बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है कणीय तत्व क्या है? ठोस अपशिष्ट है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो कणीय तत्व जो है वो वायु प्रदूषक है, बी आंसर सही है, बी आंसर सही है, वायु प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन है कि संवहनीय वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो फ्लोएम से जाता है, पैरेनकाइम से जाता है, पैरेनकाइट टिश्यू से जाता है, मेरिस्टेम से जाता है, जाइलम टिश्यू से जाता है। तो जाइलम टिश्यू जाता है, डी आंसर सही है, जाइलम टिश्यू से जाता है वो। तो फ्लोएम से नहीं जाता, फ्लोएम टिश्यू से नहीं जाता है, पैरेनकाइमा टिश्यू से भी नहीं जाता, मेरिस्टेम से भी नहीं जाता, ये जाइलम टिश्यू से जाता है, इंपॉर्टेंट है। 193 नंबर क्वेश्चन है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 36.9 सेंटीग्रेड। तो यही सी वाला 36.9 सेंटीग्रेड होता है, सी आंसर सही है। सर्वदा वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या है? तो हर जगह रक्त दे सकता है, ओ है वो। तो न ए दे सकता है, न ए भी देगा, न बी देगा, ओ दे सकता है, सर्वग्राही है, सर्वदाता है जी, ओ इम्पोर्टेंट है, सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है
ए बी वर्ग को वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः ए बी वर्ग व्यक्ति को सर्वाधिक ग्राही कहते हैं। ठीक है, तो 115 को है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त ग्रुप कौन सा है? ए नहीं है, बी नहीं है, ओ नहीं है, ए बी है। ए बी सबका ले सकता है, किसी को नहीं देता है, नेता है ये, सबसे लेते हैं, सब देते किसी को नहीं है सब। बी वाला सी आंसर सही था इसका, ए बी 22 में पूछा है। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ये ए बी। वो जो है यूनिवर्सल दाता है, किसी को भी दे सकता है, वो वाला। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो ऑस्टियोलॉजी में होती है, इसका डी आंसर सही है, ऑस्टियोलॉजी में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद है? तो अधिवृक्क है, यकृत है, अग्नाशय है, पीनियल है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि है, एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो क्या है, जोड़े, एड्रिनल ग्लैंड जो है जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। यह कशेरुकी जीवों में पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह वृक्क गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। इसका कार्य हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, हार्मोन उत्पादित करना है, तो ये इसका आंसर सही है। अगला है 118 नंबर का कि कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हैं? तो कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हैं? 4, कितनी जोड़ी निकली हैं? 13 जोड़ी, 31 जोड़ी, 33 जोड़ी, 12 जोड़ी, तो 31 जोड़ी निकली हैं, बी आंसर सही है। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हैं कशेरुकी रज्जु से। कशेरुकी रज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक बार पैदा होते हैं। ठीक है, अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 28, 30, 32, 34। तो कितनी होती हैं खोपड़ी में? तो 28 ग्रंथियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं, ये इसका सही ऑप्शन है। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं और 20 दांत हैं, 20 दांत हैं जो 2 बार होते हैं और 12 दांत एक बार होते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियाँ होती हैं, जिसका क्षेत्र कपाल में 8 होती हैं, मुख चेहरा में 14 होती हैं, कंठिका में 1 होती हैं, कान में 6 होती हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो ठोस होती है वो, सी आंसर सही है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी ठोस होती है। अगला क्वेश्चन है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जब 20 वर्ष का मानव होता है उसके शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं बताना है। 100 है, 200 है, 300 है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 वर्ष के मानव में शरीर में हड्डियाँ 206 होती हैं, यंग मानव कहा जाता है, 206 हड्डियाँ होती हैं, डी आंसर सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग है? तो निक्टिटेंटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशी, सामने वाले चपटे दांत, कृंतक जिसको कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है बताना है हमको, नहीं दिया है, नहीं है, तो कौन सा नहीं है बताइए। तो जो सी है, सामने वाले चपटे दांत होते हैं, कृदंत, ये मतलब अवशेषी अंग नहीं है। बाकी निक्टिटेटिंग पर्दा जो है ये भी अवशिष्ट है। कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशी भी ऐसे ही है, अवशेषी अंग है, और जो अपेंडिक्स होता है वो भी अवशेषी अंग है। तो सी आंसर इसका सही है, 123 का सी आंसर सही है। 124 नंबर क्वेश्चन है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने को उत्तरदायी है बैक्टीरिया है, डीएनए है, एंजाइम है, इंसुलिन है। तो कौन करता है तेज? तो एंजाइम करते हैं, सी आंसर सही है, एंजाइम रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं एंजाइम। तो एंजाइम उत्प्रेरक का काम करते हैं, याद रखिएगा। 125 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, तो सी है।
अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कर्बिक अम्ल है, थायमीन है, सैट्रिक अम्ल है या टैट्रिक अम्ल है? तो रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल है, उसका ए इसका सही है, स्कर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक अम्ल है। 127 नंबर क्वेश्चन है, दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन सी का, कार्बोहाइड्रेट का, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये विटामिन सी का घटिया स्रोत है, विटामिन सी होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 128 नंबर का कि इंसुलिन प्राप्त होता है तो अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, वाल्सम पुष्प से, आलू के कंद से। तो किससे प्राप्त होता है इंसुलिन? तो डहेलिया की जड़ों से होता है, बी आंसर सही है। इंसुलिन जो है डहेलिया की जड़ों से होता है, बी आंसर सही है, डहेलिया। ठीक है, अगला है 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है, जल है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वो जल है, डी आंसर सही है इसका, जल। अगला क्वेश्चन है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो आधुनिक खोज से स्पष्ट हुआ कि प्रोटोजोआ का उद्भव 3.5 अरब पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरी शैवाल का 2.3 अरब पूर्व हो चुका था। तो 130 का जो आंसर है कोई नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। ये याद कर लीजिए कि जो प्रोटोजोआ था उसका उद्भव 3.5 अरब पहले था, साइनोबैक्टीरिया 2.3 अरब पहले था। अगला है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो गर्भाशय में होती है, अंडवाहिनी में होती है, अंड ग्रंथि में होती है कि योनि मार्ग में होती है? तो अंडवाहिनी में होती है, बी आंसर सही है। फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब में होती है निषेचन जो होता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो जावा मनुष्य है, क्रोमैग्ना मनुष्य है, निएंडरथल मनुष्य है, पेंकिंग मनुष्य है। तो कौन मनुष्य है बताइए? तो बी आंसर सही है, क्रोमैग्नान मनुष्य है इस हमारा आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो है, बी आंसर इसका ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक क्या है? म्यूटेशन है या उत्परिवर्तन, हासिल किया हुआ गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। तो क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है ये, डी आंसर सही है। आज के विकास का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकास का संश्लेषण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस जाति के उपयुद्ध में आनुवंशिक विविधता की अनन्य प्रक्रियाएं चयन आधार पर स्पष्ट किया गया है। तो ठीक है, तो इसे डी आंसर सही है, प्राकृतिक वर्ण है। अगला क्वेश्चन है कपास पौधे में नहीं पाया जाता है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कवक है, कपास नहीं है भाई, सॉरी। 134 नंबर में कवक है, ये कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरिम और सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पर्णहरिम नहीं पाया जाता इसमें, सी आंसर सही है। कवकों में पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, इसका कारण है इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता, हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। तो पर्णहरिम जो होता है क्लोरोफिल वाले पौधों में होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, हरा रंग जिससे आता है, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है। 153 नंबर का क्वेश्चन है 135 नंबर का कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? पैरासाइटिज्म कहते हैं, म्यूटुलिज्म कहते हैं, कॉमेंसलिज्म कहते हैं, या कन्वर्सन कहते हैं। ग्रुप में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो क्या कहते हैं इनको? तो म्यूटुलिज्म कहते हैं इनको, बी आंसर सही है इसका, दोनों को फायदा होता है इसमें। 136 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुकी रज्जु में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, सी आंसर सही है इसका। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है, यह मेंडुला ऑब्लिगेटा से आरंभ होकर कशेरुकी दंड से घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह मस्तिष्क आवरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से निकलती हैं। तो याद है, इंपॉर्टेंट है, पूछा था क्वेश्चन कि कितनी जोड़ी जो तंत्रिकाएं होती हैं वो मेरु रज्जु से निकलती हैं। तो 31 जोड़ी निकलती हैं, इंपॉर्टेंट है। विकास का कारण क्या है? तो फॉसिल पदार्थ हैं, जीने के लिए संघर्ष है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है,
वंशानुगति है। विकास का कारण क्या है बताइए। तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है, इसका सी आंसर सही है। यही विकास का कारण है, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे तेलों, अगला क्वेश्चन 338 नंबर का, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का क्या नाम है। तो अमोनिया नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, एथिलीन है कि एसिटिलीन है, क्या है बताइए। इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, बताइए जल्दी, आप पढ़ जल्दी बताइए, एथिलीन है कि एसिटिलीन है। तो दोनों यूज होती हैं, बी और डी, एसिटिलीन और एथिलीन दोनों यूज होती हैं। तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। प्राकृतिक रूप से फल जो है एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। कृत्रिम से फल पकाने का भी एथिलीन गैस का ही प्रयोग किया जा रहा है इस समय। तो एथिलीन है, एसिटिलीन से बंद कर दिया गया है, एथिलीन है। ठीक है, इसका डी आंसर सही है। वर्तमान में इसका यूज हो रहा है, मगर दोनों ही यूज होता है इसमें, बी और डी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। तो माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है बीजों से, तना काटने से, इन दोनों से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन दोनों से मिल जाता है, बीजों से मिल जाता है और तना काटने से मिल जाता है। तो माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से प्राप्त होता है। तो इसका सी आंसर सही है, दोनों से मिल जाता है। 140 नंबर क्वेश्चन है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं। विसरण कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, परासरण कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, क्या कहते हैं। तो परासरण कहते हैं उसको, ऑस्मोसिस कहते हैं। डी आंसर सही है, ऑस्मोसिस होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल से बाहर निकल जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों मर जाती हैं बताइए। मर इसलिए जाती हैं कि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनके शरीर का ताप बढ़ जाता है, वे सांस नहीं ले पाती हैं, वे जल में नहीं चल पाती हैं। तो क्या कारण है, वे सांस नहीं ले पाती हैं। तो सी आंसर सही है कि वे सांस नहीं ले पाती हैं, यही कारण है कि वो मर जाती हैं। अगला क्वेश्चन 142 नंबर का, जहाँ जीव रहता है उस जगह को क्या कहते हैं। सटीक जगह को क्या कहते हैं। आवास, परितंत्र, नीच, बायोम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको आवास कहते हैं। नीच से कंफ्यूज मत होइएगा इसको, इसका ए आंसर सही है, नीच से कंफ्यूज नहीं होइएगा। नीच जो है वो फंक्शनलिटी पे वो करता है, उनका समग्र विकास होने के लिए एक क्षेत्र होता है, उसको नीच कहते हैं। तो नीच की परिभाषा दूसरी है, उसको देख लीजिएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य को एक दूसरे से किस प्रकार पहचानते हैं। गंध से, दृष्टि से, नर्तन से, स्पर्श से। तो गंध से पहचानते हैं। लगभग सभी पक्षियों में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए विविधियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श, गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए नृत्य करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। ठीक है, मधुमक्खियाँ जो भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए नाचती हैं, तरह तरह के नृत्य करती हैं। तो नर्तन इंपॉर्टेंट है इसका। तो वो भोजन की दिशा बताने के लिए होती है, उसका स्रोत बताने के लिए नाचती हैं वो, मगर उनको पहचानने के लिए गंध का यूज करती हैं उनके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तांबा, चांदी, सोना, लोहा। तो मायोग्लोबिन में लोहा होता है, डी आंसर सही है। तो मायोग्लोबिन लोहा ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, 145 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डायलिसिस, हिलोसिस, मैकेनिकल ऊर्जा, पैरालोसिस। तो शुद्धिकरण क्रिया को डायलिसिस कहते हैं, ए आंसर सही है। मनुष्य में खून का शुद्धिकरण डायलिसिस से होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। तो ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टेमिन, इंसुलिन कमी से होता है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि एड्स निम्न कारण से किसके द्वारा होता है। तो एड्स होता है पानी से, जीवाणु से, विषाणु से, फफूंद से, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वो विषाणु से होता है, सी इसका आंसर सही है, विषाणु से होता है। 148 से HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है। क्षय रोग है, अंत्रस्रोध है, कैंसर है, एड्स है। तो डी आंसर सही है, एड्स है। अगला क्वेश्चन है कि निमोनिया एक संक्रमण है तंत्रिका तंत्र का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़े का, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फेफड़े का है, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर का कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वार्णदता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि वे अधिकतम मानसिक तनाव से गुजरते हैं, नहीं हैं। वे अधिक देर तक से बाहर रहते हैं, ये भी गलत है। उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है, तो ये सही है।
उनमें साधारणतः ज़्यादा कम चर्बी होती है, ये भी गलत है। तो सी आंसर इसका सही है कि माँ जो होती है वर्ण अंधता का माँ वाहक होती है और उसके बच्चों को मोस्टली जो मेल होता है उसको ज़्यादा वर्ण अंधता होता है। ठीक है। अगला है एस्पिरिन कहाँ मिलता है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, पेड़ों से, एक पेड़ से, या एसिडों की रासायनिक अभिक्रियाओं से। तो एस्पिरिन एंटीपायरेटिक ज्वर दवा वेदना निवारक काम करती है। इस दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं। तो विलो वृक्ष की छाल से मिलती है, एक पेड़ से मिलता है। सी आंसर सही है। विलो नाम है इस पेड़ का, विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है एस्पिरिन को। इंपॉर्टेंट है, सी आंसर सही है। विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। 152 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है बताना है। तो स्कर्वी थायमिन से होता है। सही सुमेलित बताना, तो स्कर्वी थायमिन से नहीं तो गलत है। ट्यूबरकुलोसिस ATS है, ये भी गलत है। टिटनेस BCG है, ये भी गलत है। मलेरिया है, क्लोरोक्विन है, तो ये सही है, डी आंसर इसका। ठीक है। तो BCG जो है वो तपेदिक के लिए होता है, TB के लिए होता है, बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया उपचार के लिए एराब्रिन, क्लोरोक्विन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है, जबकि थायमिन B1 की कमी से होता है। ठीक है। 153 नंबर क्वेश्चन है, गेहूँ की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, लोहे का, तांबे का। तो गेहूँ की खेती के लिए किसका प्रयोग करेंगे बताइए। तो हम नाइट्रोजन का यूज करेंगे, ये आंसर सही है। गेहूँ की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जो यूरिया मिलता है। 154 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो जो लोहा, जस्ता, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। तो बी है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की क्रिया को क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ये सी आंसर इसका सही है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर का कि कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं मिट्टी में किसी कमी से उगते हैं? तो पानी की नहीं, मैग्नीशियम की नहीं, कैल्शियम की नहीं, नाइट्रोजन कमी से। डी आंसर सही है। कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन कम होता है और वे कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है, पत्ती है, तना है या जड़ है? तो क्या है? तो पुष्प है, ए आंसर सही है, पुष्प है। 158वां क्वेश्चन है, पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा क्या करने में? भोजन के भंडारण, पौधों को आकार, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भोजन के भंडारण, पौधों के आकार देने, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन। तो बी दोनों है इसमें, ई आंसर इसका सही होगा। तो जो पौधे का तना होता है वो भोजन में पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करने के लिए पोषक तत्वों के भंडारण मदद करता है। पौधे पत्तियों, फूल, फलों को सहारा देने के लिए कार्य करता है, आकार देने में भूमिका निभाता है। इस वजह से इसका ई ऑप्शन सही है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टस है, सिकोआ है, देवदार है, पड़ाग है। तो क्या है? तो सिकोआ सबसे बड़ा वृक्ष है, बी आंसर सही है, सिकोआ। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन क्या है? प्रतिजैविक है, एंटीपायरेटिक है, शामक है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो एंटीपायरेटिक है, इसका बी आंसर सही है। 161 नंबर क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो चना में, मटर में, सोयाबीन में, अरहर में। सोयाबीन है, सी आंसर सही है इसका, सोयाबीन में होता है। तना काट, अगला क्वेश्चन है 162 नंबर का, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास। तो तना काट गन्ने में ज़्यादा यूज होता है, बी आंसर सही है इसका। तो तना काट में जो गन्ना होता है उसमें ज़्यादा होता है, गन्ने को काट काट के उसको हम रोपाई करते हैं उसकी। 163 संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? कमल है, रेफलोसिया है, बहुत बड़ा कैक्टस है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कौन है? तो रेफलेसिया है, इसका बी आंसर सही है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया है। यह इंडोनेशियाई वर्षा वनों में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर होता है, 10 किलो तक वजन होता है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरविंद खुराना के बारे में पूछ रहा है
कि अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस लिए किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। बी सही है, अरविंद खुराना को जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? एनेस्थीसिया दिया जाता है जिनको। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो कौन सी है बताइए? तो नाइट्रस ऑक्साइड है वो, N2O2 है, NO2। डॉक्टर द्वारा निश्चेद के लिए प्रयोग हो जाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। यह रंगहीन और गंधहीन होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला क्या? तो नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला N2O होता है, NO2 नहीं होता है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 होता है, ठीक है, N2O होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आर्कियोटेरिक्स है, आर्कियोटेरिक्स है क्या है? आर्कियोटेरिक्स क्या है भैया? तो जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, यह जुरासिक काल का सरीसृप है, ट्राइएसिक काल का सरीसृप है, ट्राइएसिक काल का तथा जुरेसिक दोनों कालों का सरीसृप है। तो जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है ये आर्कियोप्टिक्स। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है तो मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, अस्तनी में। तो अस्तनी में किया जाता है उसका, डी आंसर सही है डॉल्फिन का। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। इंसेफिलाइटिक एड्स, कैंसर, क्षय रोग। तो टीबी है ये, क्षय रोग है, डी आंसर सही है। अगला है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, रात में हानिकारक गैस मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड मुक्त करते हैं। तो क्या मुक्त करते हैं वो बताइए? तो रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, सी आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है। तो फ्रुक्टोज है सबसे मीठी, ए आंसर सही है इसका। सबसे मीठी चीनी जो है सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज सबसे मीठी है, याद रखिएगा फ्रुक्टोज। शर्करा में सबसे मीठी कौन सी है? तो फ्रुक्टोज है, मोनोसैकेराइड है ये, जो सर्वाधिक मीठा है फ्रुक्टोज। अगला है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? नोक है, मध्य है, पीछे का भाग है, किनारा है। उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो मानव जीभ का अग्र छोर जो है मीठे के लिए, याद रखिए इसको पूछता है। अग्र छोर जो है वो मीठे के लिए, पार्श्व भाग जो है कड़वे के लिए, पार्श्व किनारा खट्टे के लिए, और अग्र छोर एवं किनारा है नमकीन स्वाद के अनुभव करने के लिए है। तो पार्श्व भाग जो है कड़वे के लिए है, पार्श्व भाग पीछे तीखा लगता है ज़्यादा जब कड़वा खा लेते हैं तो गले के पास जलता है, तो पीछे का भाग, इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, मटर पौधा है, शाक का, पुष्प का, झाड़ी का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मटर शाक का पौधा है, ए आंसर सही है, शाक का पौधा है। अगला क्वेश्चन है 174 का कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती है चर्बी, वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च, इनमें से कोई नहीं। तो फलियां अधिक पौष्टिक क्यों होती हैं? तो क्या होता है इसमें? प्रोटीन होता है, बी आंसर सही है। फलियों में प्रोटीन होता है, इस वजह से पौष्टिक होती हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है, FSH है, LTH है, ACTH है। तो क्या है बताइए जल्दी? तो TSH है, ए आंसर सही है इसका। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है, इसमें स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा विनिमय करता है। हार्मोन TSH थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। तो TSH जो है वो जारी होता है। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। उपरोक्त से कोई नहीं, तो आयोडीन कमी से होती है, सी आंसर सही है। तो 176 का सी है, आयोडीन कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम
प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, तृतीयक होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं होते। तो हम कौन से उपभोक्ता होते हैं उस समय जब हम बकरे का मांस खाते हैं? तो वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं हम। तो बी आंसर सही है, द्वितीय उपभोक्ता। तो मानव एवं अन्य जीव सर्वहारी, मांसाहारी द्वितीयक और गौण उपभोक्ता, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक पौधे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए उपलब्ध होता है आलू में, टमाटर में, गाजर में, पालक में। तो गाजर में उपलब्ध होता है विटामिन ए। 179 नंबर का है, चेचक टीका कहाँ से बनता है? चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो पेड़ों से, रासायनिक अभिक्रियाओं से, भेड़ों से, जमीनों से। तो चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो चेचक का टीका भेड़ों से बनता है। सी आंसर इसका सही है, भेड़ों से बनता है। भारत में भेड़ और बकरी चेचक के टीके के लिए रोमेनियम स्ट्रेन और रानीपेट स्ट्रेन से भी टीके को विकसित किया गया है। ये टीके जीवित क्षीणकृत रूप में उपलब्ध हैं। ये भेड़ों से बनता है, याद रखिएगा। 180 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो छोटे मच्छर, काले मच्छर, पैरासाइट वाले मच्छर, सफ़ेद मच्छर। तो पैरासाइट वाले मच्छर, सी इसका सही है। अगला है, कीटनाशकों के उपयोग की उन्नति होती है। कीटनाशकों के उपयोग की उन्नति होती है स्वास्थ्य को, अर्थनीति को, गृह को, सड़क को। कीटनाशकों के उपयोग से उन्नति होती है किसकी, बताइए? तो अर्थनीति की होती है, बी आंसर सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? 1 साल, 10 साल, 50 साल, 70 साल। तो 1 साल की उम्र में दे सकते हैं, ये सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पोलियो जन्म के समय नवजात शिशु को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, इसलिए शुरुआत में शिशु को सुरक्षा करती है। पोलियो इंजेक्शन की पहली खुराक जन्म के 6 हफ्ते में दी जाती है। पहला है के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, जैव प्रौद्योगिकी, भ्रूण विज्ञान। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसके कारण हम क्लोन तैयार करते हैं? तो जैव बायोटेक्नोलॉजी से, जैव प्रौद्योगिकी से हम भ्रूण तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। आम के पौधे और बंदर में निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर में से कौन से पाया जाता है? निम्नलिखित में से आम के पौधों और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है क्या? तो कोशिका झिल्ली, डी आंसर इसका सही है। कोशिका झिल्ली जो है आम के पौधों और बंदर दोनों में पाई जाती है। उपरोक्त प्रश्न में आम के पौधों और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला तत्व है कोशिका झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली में झिल्ली में द्वारा घिरे रहते हैं, धीरे धीरे नहीं घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो उपस्थिति, अस्थिबंध, कंडरा, अंतरालीय द्रव्य। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो कंडरा जोड़ता है, कंडरा, सी आंसर सही है, कंडरा जोड़ता है, कंडरा जोड़ता है, सी सही है। जिसे टेंडम कहते हैं, टेंडम जोड़ता है। फूल का फल बनाता है बाह्यदल, पंखुड़ी, अंडाशय, अपरा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कौन बनाता है फूल का फल? तो अंडाशय बनाता है, सी आंसर सही है इसका, अंडाशय। जो अंडाशय से नहीं बनता उसको आभासी फल कहते हैं, या काल्पनिक फल कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, 187 का, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है ग्रीन एल्गी, स्नो लेपर्ड, राना ट्राइंगिना, चाइना रोज। उपरोक्त से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका उदाहरण है राना ट्राइग्रिना। द्विपद नामक नामकरण की पद्धति के अंतर्गत किसी प्रजाति के 2 नाम होते हैं, एक सामान्य नाम होता है, दूसरा विशिष्ट नाम होता है या वैज्ञानिक नाम होता है। उपरोक्त प्रश्न में राना टाइग्रिना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। इसका कारण यह है, द्विपद विज्ञानी संबंधी नाम का उदाहरण ये है रानी टाइग्रा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेढक कहते हैं। बाकी ग्रीन एल्गी, स्नो लेपर्ड, चाइना रोज ये नॉर्मल नाम है। ठीक है, 188 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण रोगों का सबसे सामान्य वाहक होता है चींटी, मच्छी, ड्रैगन फ्लाई, मकड़ी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन होता है संक्रमण रोगों का सबसे अधिक? जो तो मक्खी होती है। तो बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 189 नंबर का क्वेश्चन है,
विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गेहूँ है, शहद है, गाजर है, मूंगफली है, उर्वरक में से कोई नहीं है, एक से अधिक तो गाजर है। सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ में पाया जाता है कोहनी, नितंब, टखने, घुटने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ जो है नितंब में भी पाया जाता है, तो नितंब बी है। नितंब मतलब पीछे का भाग जो होता है मनुष्य का, जहाँ से बैठते हैं हम लोग, जहाँ मुड़ता है और नितंब होता है उसी के आसपास। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर का, निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है? त्वचा, दिल, फेफड़ा, पेट, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सबसे सक्रिय रूप में कौन कार्य करता है? तो त्वचा काम करता है, ये आंसर सही है। अगला है कि किस परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं के न्यूक्लिक की स्थिति, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण जो होते हैं परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं, तो सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो किस तरंगदैर्घ्य को करता है? तो लाल और नीले, हरे और नीले, हरे और लाल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो किसको करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताइए कौन करता है? तो लाल और नीलों को करता है, ये आंसर सही है, लाल और नीलों को करता है वो। तो लंबी तरंगदैर्घ्य और नीले लघु तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करता है। हरा प्रकाश अवशोषण नहीं होता बल्कि परावर्तित हो जाता है, इसी कारण से कोई पौधा हरा दिखाई देता है हमको। तो ठीक है, तो लो तरंगदैर्घ्य का हाई तरंगदैर्घ्य वाले दोनों होते हैं, तो लाल हो जाता है और नीला दोनों अवशोषित हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है बताना है हमको। 194 का क्वेश्चन है। तो पर्ववृत्त जो होता है पत्ती को तने से जोड़ने का काम करता है, ठीक है ये। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़ है, तो ये गलत है, बी वाला सही नहीं है। तो पहला था पर्णवृत्त में पत्ती के तने से जोड़ना पर्णवृत्त होता है, सी है। बी तो गलत है, सी है, कमजोर तना जो सीधे खड़ा नहीं हो सकता लता कहलाता है, तो सी वाला सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, अपयुक्त में से कोई नहीं, तो गलत इसमें बी है। अगला क्वेश्चन है 195 का, कि खमीर का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है? किसके उत्पादन में खमीर का उपयोग किया जाता है? चीनी के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, शराब के, सल्फ्यूरिक अम्ल के, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो शराब के उपयोग में ईस्ट का प्रयोग करते हैं, जो मादक पेय पदार्थ को के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ब्रेड उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्य के लिए पोषक पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है ईस्ट का, ईस्ट या खमीर कहते हैं जिसको। 196 क्वेश्चन है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है वाष्पीकरण, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो किसके थ्रू क्यों जाता है इतना ऊपर? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है जिसमें पौधे के रंध्रों के माध्यम से जल और वाष्प की हानि शामिल होती है। पौधों से जलवाष्प की हानि पौधों को तब ठंडा करती है जब मौसम बहुत गर्म होता है। ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा, वाष्पोत्सर्जन, सी सही है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन है। 197 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग्य बनाता है? स्व प्रकृति के योग्य बनाता है, तो क्या है? तो डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति है क्लोरोप्लास्ट में, तो ये सही इसका आंसर है। इसी वजह से होता है, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो स्व प्रकृति योग्य बनाता है। विदित हो कि क्लोरोप्लास्ट सभी हरे पादप पौधों की कोशिकाओं के द्रव में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 1 से 1008 तक हो सकती है। यह दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, तो ठीक है, ये आंसर ठीक है इसका 197 का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब खत्म हो गया है, अब हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं भौतिक विज्ञान में, तब तक के लिए धन्यवाद।